चलो हम स्टार्ट करो। हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान और अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम खित्ता पोटवार के और पाकिस्तान के दोनों जड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद से दोस्तों, अपने छोटे भाई बड़े अच्छे दोस्त उस्ताद मलक इखलाक आफडोक काला ख़ान रावलपिंडी उनकी छत से दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ मैंने एक स्टेटस दिया था और उस पर टाइमिंग नहीं थी। मेरा लाहौर से रावलपिंडी आने के बाद शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। एनी आओ दोस्तों, अपने उस वादे की वफा करते हुए उस्ताद मलक इखलाक आज संडे का दिन भी है, इंशाअल्लाह वो भी आप लोगों के दरमियान होंगे। तो दोस्तों, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कबूतर परवरी दाता की नगरी लाहौर से हमारे आए मेहमान, मैं उन्हें अपने इस शहर में अपने इस घर में हम उन्हें वेलकम भी करते हैं। तो दोस्तों, मेरी मुराद आप मेरी बाईं तरफ अगर देखें, कबूतर परवरी का एक सीनियर तरीन नाम उस्ताद सुहेल अंसार ख़ान आप लाहौर, उन्हीं के शागिर्द उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा साहब वो आज यहाँ मलक इखलाक साहब के यहाँ ठहरे हुए हैं, उनके मेहमान हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा अगर माजी में जाऊँ और सबसे पहली बात कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि कसीदा गोई मुझे आई नहीं है, ना मैंने सीखी है और ना ही मेरे खून में ये बात शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, माजी में आपको पता है कि आजकल मैगज़ीन प्रिंट आउट होके नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पे या बाकी वेबसाइट पे लोग अपनी फ़न कबूतर परवरी की एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं। तो दोस्तों, माजी में मेरी ख्वाहिश पर ख़ान मोहम्मद बारा साहब ने वो मैगज़ीन वो स्याहियाँ अब भी मौजूद हैं, इन्होंने मेरी ख्वाहिश पर आप दोस्तों की हर हवाले से इखलाकी हवाला हो, आपकी कबूतरों की नगहदाश्त का हवाला हो या कोई और आपकी खेल पे जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, उस पे उन्होंने अपना कलम उठाया और मेरे मैगज़ीन की वो तहरीरें आज भी मौजूद हैं। हम ख़ान साहब को मैं मलक इखलाक बल्कि तमाम अहले शौक़ रावलपिंडी इस्लामाबाद उन्हें हम यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। और आज दोस्तों इंशाअल्लाह आप उनकी गुफ्तगू से, उनके लबो लहजे से आप मुस्तफ़ीद भी होंगे और आपकी रहनुमाई भी होगी। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब। जी वालेकुम सलाम। ख़ान साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह का शुक्र है। ख़ान साहब, बड़ी खुशकिस्मती कि आज ये मेरा घर है। मेरी खुशकिस्मती कि मैं आप लोगों के दरमियान बैठा हूँ। तो ख़ान साहब, ये हमारे इस भाई से चलें, उस तरफ भी हम आएंगे इंशाअल्लाह। जी जी। किस तरह ये लोगों को बताएं कि किस तरह मलक की दोस्ती थी? आपको कॉलेज फेलो थे, स्कूल फेलो थे क्या? नहीं, हम ना कॉलेज फेलो थे ना स्कूल फेलो थे। छोड़ें, आप बात करें। असल में ये सोशल मीडिया की वजह से हमारा तल्लक बना। आज से 15 साल पहले की बात है। तो इधर दोस्त थे मेरे रावलपिंडी में, उनके पास मैं आया था तो अखलाक भाई उनके जानने वाले थे। सही। तो वो मुझे अखलाक भाई के पास लेके आए और उसके बाद हमारी ऐसी मोहब्बत बनी कि हर साल बल्कि हर दिन हर लम्हा वो बढ़ती गई और आज तक कम नहीं हुई। मैं भी अखलाक भाई के पास आता रहता हूँ और अखलाक भाई मेरे पास आते रहते हैं, सिर्फ किसी लालच के बगैर, किसी ज़रूरत के बगैर, सिर्फ मोहब्बत के रिश्ते से। नहीं तो ख़ान साहब, इसमें देखें ना, दरमियान में कोई ऐसा कंपोनेंट भी, एक पुल तो है कि जिसने आपको मेरा, वो कौन सी चीज़ है? कबूतर है। आप, मैंने आगे ही सवाल किया ना कि आपके कॉलेज फेलो हैं, स्कूल फेलो हैं। लाला जी गल बात पता है क्या है? जी जी। हमारी जो बेसिक है ना वो शौक में, वो तो हमारी कबूतरबाजी है ना, उसी के हवाले से हमारी मुलाकात हुई थी। तो हवाला तो वही था मुलाकात का, कबूतर परवरी। तो दिल ऐसे मिले हैं, सोच ऐसी मिली है कि मोहब्बतें बढ़ती गई हैं, रास्ते बढ़ते गए हैं और चलते गए, आज तक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये छोटा भाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जब भी आता हूँ मेरी कोशिश होती है, मैं भी बगैर लालच के। और एक बात हो तो बताऊँ, सिर्फ हमारा तल्लक नहीं दोनों का,
हम फैमिली में एक दूसरे के पास लेके जाते हैं, हमारा फैमिली तल्लक है। मतलब है वो देखे ना कि एक तल्लक कबूतर परवी का एक तल्लक जो है वो खानदानी रवाबत में जी तब्दील हो बिल्कुल ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। तो कितना प्यार वाला शौक है ये खान साहब, कितना मजेदार शौक है। ये तो अगर सही लफ्जों में बयान किया जाए तो बंदा कर ही नहीं सकता। कबूतर परवरी इतना मोहब्बत वाला गेम है ना, इतना प्यार वाला खेल है। अगर इसकी नहज के मुताबिक इसको किया जाए ना तो ये तो मोहब्बतें बांटने वाला शौक है ना। तो क्या मतलब है, आपने एक बड़ा अरसा मैं भी देख रहा हूँ, कल आपने स्टेटस दिया, मैं भी लाहौर से मतलब है रास्ते में था, मैंने स्टेटस पढ़ा, मैंने कहा चलें मलक से जाके बात करेंगे। जी जी। तो क्या क्या मतलब है इसमें, अब बैठे हुए हैं एक अरसा से आ भी रहे हैं यहाँ, जी जी। कौन सी क्वालिटीज़ हैं इसमें आपने, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ। पता है क्या बात है लाला जी, तारीफ किसी के मुंह पे नहीं करनी चाहिए। एक तो उससे बंदे में तकब्बर आता है, जैसे आपने मुझे यूनिवर्सिटी कहा, मैं कहाँ इस काबिल हूँ। नहीं वो तो आपकी छोड़ दे, है, नहीं, वो तो आपकी हाजिरी है। सब इल्म अल्लाह करीम के हैं जो बंदों को नायत करता है। हमें अता की हुई चीजें, हमारी अपनी तो जाती कुछ भी नहीं है। नहीं ये चीजें तकब्बर पे पैदा करती हैं। मैं नहीं इस बच्चे में नहीं होगा इंशाल्लाह। मुझे तो अल्लाह से बहुत डर आता है इन चीज़ों से कि आप मुझे यूनिवर्सिटी कहें या कोई इस तरह का एहसास दें, मैं कतन इस काबिल नहीं हूँ, एक आम सा शौकीन हूँ। मैंने आपको यूनिवर्सिटी, मैंने शहर लाहौर में कहा कि भाई उसको तो लोग कलमकार शहर को कहें तो ठीक है। मैंने तो उसने भी कहा, मैंने कहा यार पेपर मैंने पास कर लिए हैं, अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आपकी मुझे वहाँ भी रहनुमाई होगी। खान साहब मैं समझता हूँ कि हर इंसान में गुड बैड्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा ही है। मगर ये है कि ये कोई सीधा कोई भी नहीं है कि हम दोनों भाई इसके सामने बैठे हुए हैं, नहीं हरगिज़ नहीं। लाला जी ये गुड और बैड वाली जो बात है ना, ये स्टार्ट से आ रही है, बेशक और एंड तक जानी है, क़यामत तक जानी है। शैतानियत और रूहानियत की जंग तो चलती रहनी है, बेशक ये कभी खत्म नहीं होनी, क़यामत के साथ ही खत्म होगी। तो बंदों की अगर मनफी चीजों को देखना शुरू कर देना फिर माशरा चल नहीं सकता। मेरी अपनी जाती राय में अगर किसी में कोई मनफी चीजें ना, वो 100 में से 2% होगी, 3% होगी या 4% होगी, 94% उसकी अच्छाइयाँ छोड़ के हम उन बुराइयों पे फोकस करें, ये इंसान को ज़ेब नहीं देता। दरगुजर का मामला करना चाहिए। बेशक आपसे गलतियाँ नहीं होती, हम भी कोताहियाँ करते हैं, हम भी गुनाह करते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं। अगर मैं आपकी कोई बुराई देखूं तो पहले अपने आप को तो मैं नीड करूं ना कि मैं कितना पाक हूं, फिर आपकी बुराई मेरे मुंह से अच्छी लगेगी। ऐसा ही है ना। जब मैं अपने गिरेबान में जानता हूँ तो गंदगी के सवाल नजर ही कुछ नहीं आता। चले खान साहब, पता है क्या है, ये मौजू नहीं है, मौजू कबूतर परवरी है। तो मैं तो खान साहब इतना कहूँगा कि मैं हमारी जो रहनुमाई आप जैसे लोगों के पास हमने बैठ के सीखा है कि सियाने ये कहते हैं कि बसा औक़त इस तरह होता है कि आपकी छोटी सी एक माइनर सी गलती आपकी बड़े बड़े मामलात को वो खा जाती है। और कभी इस तरह होता है कि आपकी बहुत बुराइयों की लंबी लिस्ट जिस रखे आबाद रखे। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि लाहौर भी इंशाल्लाह इस मौजू के, आज तो आपके पास टाइम भी नहीं है, तो खान साहब मैं चाहूँगा भी बैठा हुआ है ना। नहीं वो कोई इशू, आप आराम से बोलें, कोई इशू नहीं है। तो उसमें यह है कि मैं ख़ुसूसी तौर पे मेरा ये दिल भी, मैं रात को सोच रहा था कि कौन सा मुद्दा मैं जाके खान साहब के आगे रखूं कि उस पर स्पेसिफाई कबूतर परवी के हवाले से बात हो। फिर मैंने रात को सोचा सर्दियाँ हैं, सर्दी का मौसम है, सख्त मौसम, ख़ास करके ये जो हमारे इलाके हैं। तो खान साहब मैंने अब आपकी गुफ्तगू में आयल नहीं होना है, मेरा एक जर्नल आप पे सवाल है कि सर्दियों में कबूतरों की निगहदाश्त, उनकी हिफाजती तदाबीर, उनके रहन सहन के मामलात, उनके खुराक के मामलात और ख़ुसूसी तौर पर उनकी जो प्रोटेक्शन है, इस पे आपने अपना तजर्बा शेयर करना है। ये मेरा एक जनरल आपसे सवाल है। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल को जवाब दूँ। नहीं पकड़, आप बोले तो अखलाक पे को मेरे साथ बिठाए ना। नहीं आप बोले ना, असल में मुझसे ज़्यादा बोलना नहीं आ रहा, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। बिल्कुल ना, माइक इतना सेंसिटिव, माइक मुझे दे दो ना आप। माइक इतना सेंसिटिव, आस्ता बोलो, नो प्रॉब्लम। लाला जी बात पता है क्या है, हर शहर की ना एक रिक्वायरमेंट है, उसे उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेके चलना है। ठीक है, आप बोले खान साहब, आपने गुफ्तगू करनी है, मैंने खामोश रहना। जैसे लाहौर से आप ट्रैवल करें ना, जैसे जैसे आप शहरों को क्रॉस करते जाएंगे ना, सेहत के मामलात की
चीज़ें चेंज होती जाएंगी। ये जो कबूतरों की बीमारियों का आपने इशू उठाया है ना, मसलों का जो सर्दियों में होते हैं, ये ज़्यादातर कम इल्मी की वजह से होते हैं। लोग वो चीज़ें कबूतरों को डाइट में दे रहे होते हैं जो गर्मी में देनी चाहिए, वो गर्मी में वो चीज़ें दे रहे होते हैं जो सर्दी में देनी चाहिए। मिसाल मैं देता हूँ ना, अगर आप अलसी वगैरह, तिल, मोट या खुर्दम वगैरह जो इतनी हीटअप दाना है वो गर्मी में डालेंगे तो कबूतर बीमार होंगे। अब अगर नेचुरली सोचे थोड़ा सा, जो जंगली कबूतर हैं तो गौर करें, उनको वही खुराक मिलेगी जो उस सीजन में पैदा होगी। मिसाल के तौर पे गंदम पैदा हो रही है तो वो गंदम खा रहे हैं, चावल पैदा हो रहे हैं तो वो चावल खा रहे हैं। परिंदों को नेचर पे रखे, जो नेचर के मुताबिक अल्लाह करीम ने उनके लिए दाना पैदा किया हुआ है ना, मौसम के एतबार से उनको वो डालें। और सीजन का दाना डालना मेरे नज़दीक फाउल है, वो फ़ायदा नहीं देता, वो नुकसान देता है। आप गौर करें ना, आप कोई सब्ज़ी जो और सीज़न खाते हैं जो उस सीज़न की नहीं होती, वो आप खा लेंगे लेकिन उसके अंदर वो टेस्ट नहीं होगा। वो आपको उस तरह जो सीज़न में वो आपको फ़ायदा देती है ना, वो और सीज़न में आपको फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी आएंगे। इसी तरह कबूतरों को दाने की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसकी एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। खुराक जो है इंसान की हो, कबूतरों की भी हो। जी 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 जी, मैं बताता हूँ ना आपको। अब सर्दी आ गई ना, हमारे फील्ड में ना बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। मैं वो आपको बताता हूँ। सर्दी आ गई ना, उस्ताद क्या करेंगे, ये जड़ी बूटियाँ घोल के ना, या उबाल के या पका के, ये गर्म पानी डालो कबूतरों को, इससे कबूतर गर्म हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, हम इंसान हैं, हम कपड़े भी पहनते हैं, जस्से भी पहनते हैं, स्वेटर वगैरह सब कुछ पहनते हैं, खुराक का भी ख्याल रखते हैं, सर्दियों में पांडे शांडे बनाते हैं। कोई ऐसी चीज है जिसको पीकर या खाकर बंदा 10 दिन तक गर्म रह सके? एक चीज कोई ऐसी जिसको आज मैंने खा ली है और 10 दिन तक मुझे सर्दी ना लगे? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो आपको रोजाना प्रॉपर ट्रीट लेनी पड़ेगी। वो गर्म चीज़ों की सुबह खाओ, दोपहर को कभी कावा पीते हो, कभी चाय, कभी इस तरह की गर्म चीज़ें, ताकि बॉडी को हीट मिलती रहे। इसी तरह कबूतरों को वो वही दाना डालना चाहिए जो सर्दी के दौरान उनको प्रोटीन, ताकत और हीट अंदर से देता रहे। वो दाने जब हीट देंगे तो कबूतर फिट रहेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, हम सर्दियों में डालते हैं अलसी, मोट, तिल, खुर्दम, ये दाना हम लैदा बनाते हैं। बाकी दाना जो डाल रहे हैं वो उसी तरह ही है। ये 1 गिलास हम 50 कबूतरों को डालते हैं दाने से पहले, बाकी दाना बाद में डालते हैं। और कबूतर सर्दी में ठंडे पानी में नहाते हैं, क्योंकि अंदर से हीटअप होते हैं। लेकिन ये चीज़ें डालने के लिए ना, ये ज़रूरी जानना है 30 से ऊपर टेम्परेचर जाए तो इसको फौरी बंद कर दें, वरना ये चीज़ें ही कबूतरों को बीमार कर देंगी। ये कैलकुलेशन है दानों की, तो ये कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। ये गर्म पानियों के पीछे मत भागे, कबूतरों की सफाई का ख्याल रखें, ज़रूरत से ज़्यादा खुडों के अंदर कबूतर ना रखें, वो ऑक्सीजन अंदर से ख़त्म हो जाती है। और सर्दियों में अक्सर आपने देखा है कि कबूतरों के दरवाजे बिल्कुल बंद कर देते हैं, कोई शॉपिंग बैग शॉपर लगा के या इस तरह की कोई और चीज़ लगा के। वो शॉपर लगा के बिल्कुल खुडे सील कर देते हैं, वो अपने हाथ से कबूतर मारते हैं। कबूतरों के दरवाजे पर आप शॉपर लगाएं, लेकिन एग्जॉस्ट के लिए कुछ जगह छोड़े जहाँ से ताज़ा ऑक्सीजन अंदर आए। ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी तो ठीक रहेंगे। खुराक के साथ साथ उनका जो रहन सहन है, जी जी, वो तो मस्ट है ना। सही। और उसमें खुडों की बनावट का बड़ा बल दखल है, बनावट का। हाँ जी, ये खान साहब जरा थोड़ा सा देखो ना, ये अखलाक पे के खुडे हैं। सही सही। ये सूरज निकला हुआ है, सूरज सर्दियों में साइड में चला जाता है, बिल्कुल। वो धूप सीधी खुडों के अंदर आ रही है। मतलब पहला पहली तदाबीर ये है कि सुबह सूरज निकलेगा, सीधी धूप खुडों पे पड़ेगी, शाम तक वो खुडों में आती रहेगी। अब इन खुडों का रुख चेंज कर दें, दूसरी तरफ कर दें, शुमाल की तरफ कर दें,
तो कुल्लों के जालों को तो सारा दिन छाव रहेगी, वो कैसे कबूतर बचेंगे जिनको धूप ही नहीं लगेगी। मतलब ये टेक्निकल जो है, जी जी, साइंटिफिकली बात है गलती ये। भी है, गलती लोग करते भी हैं। हाँ, ये कबूतरों का मुंह हमेशा जनूब की तरफ होना चाहिए। जहाँ सारा दिन सर्दी में कबूतरों को धूप मिले, धूप के बगैर तो ये दरख्त नहीं पालते। मतलब खान साहब, दो बातें होगी। हाँ एक तो कबूतरों का रहन सहन, जी जी, खास करके क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि साइंस जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। बहुत आगे जा चुकी है और इसका एक बड़ा अमल दखल है इन तमाम मामला। बेशक बेशक। तो खान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, नाश्ता भी तैयार है। अच्छा, तो थोड़ा सा अखलाक भाई को दें। जी जी जी, हम अपने मैं तो कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी लाला भाई, जी। क्या हाल है? जी अल्लाह के करम ठीक लाला है। जी। मैं एक दफ़ा थैंक्स अगेन कि लाला जी की आवाज़ पे मैं आपको रात को, सुबह हो, शाम हो, दोस्तों मेरा ये वो भाई है जिसने हमेशा लाला जी की आवाज़ पे लबैक कही। मैंने कल अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमारी खुशकिस्मती दोनों भाइयों की कि खान साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो सुबह कोई सैर हासिल गुफ्तगू कबूतरों पे हो जाए। तो आपका क्या, ये जो सवाल मैंने खान साहब से किया था, लाला जी मैं मतलब, हाँ जी, खान साहब से मैंने ये सवाल किया था कि खुसूसी तौर पे कबूतरों हाँ की जी। लगादाश, उनका रहन सहन, मतलब इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? आपका जो तजर्बा है, मौसम भी आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा, नाश्ता भी आया हुआ हाँ है। जी। लाला जी इस तरह से है कि मतलब मुझे 33 साल हो गए हैं लगातार शौक करते हुए। तो इन पिछले 33 सालों में मेरे पास 2 दफ़ा बीमारी पड़ी है, ठीक है। तो वो भी मेरी शायद अपनी गलती समझ लें। एक कबूतर मेरा बाहर रह के कहीं वापस आया तो मैंने इसको कबूतरों में छोड़ दिया, वायरस कैरी कर रहा था। बाकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी मेरा ये है कि बहुत लोग कुछ कोई सजेस्ट करता है चेवी वैक लगा दें, कोलम्बो वैक लगाएं, फ्लां वैक्सीन लगाएं। बच्चों को मैं वैक्सीन करता हूँ, छोटा बच्चा होता है 20-25 दिन का, और उसके बाद उसको 20 दिन बाद दोबारा करता हूँ। बाकी मैं कबूतरों में वैक्सीनेशन भी नहीं करता। सबसे पहली चीज़ है कि मेरा पिछले 30 सालों में हमेशा से राय मेरी एक बचपन से ये थी कि मैंने खुडे जब बनाने हैं जब भी, तो खुडों में धूप का मैंने ख्याल रखना है। क्योंकि मैंने बचपन में मैंने देखा था कि वो एक पोल्ट्री फार्म पे गया तो उन्होंने इस तरह से बनाए हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं कि हम पोल्ट्री फार्म का रुख इस तरह से रखते हैं कि मशरक़ और मगरब की तरफ इस तरह लंबाई में होता है और उसको जनूब से धूप लगती है। तो मैंने कभी भी अपने खुडों का जो है ना, जब भी बनाए हैं किसी जगह पे भी, इस चीज़ को धूप को हमेशा ख्याल रखा है। और पहला हाँ मेरा धूप के ना, पता है क्या है? हाँ जी, अक्सर लोग होता है ना कि वो कहते हैं धूप लगनी है। इन लोगों को मैं आप दोनों शख्सियात के पास इसलिए आगे बैठा हूँ कि इनको अफादियत बताएं कि धूप में अफादियत क्या क्या है। विटामिन की कई लोग गोलियाँ खाते हैं सर्द इलाकों में, डेनमार्क जैसे। धूप से फ्री विटामिन डी मिलती है। हाँ, और हाँ लाला जी, उसमें ये भी इशू आता है कि आपका धूप लगनी चाहिए, खुडे हवादार हों। खुडे हवादार हों तो हमेशा ड्राई रहेंगे, ड्राई खुडे हों तो आपकी खुडों में जरासीम कम पैदा होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कबूतर बाहर से ना लाएं। बाहर से अगर कोई कबूतर लेके भी आते हैं तो उसको 15 दिन 20 दिन उसको अलग रखें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि उसके साथ कोई वायरस नहीं है। और एक और अक्सर दोस्त गलती करते हैं, अपना कोई कबूतर गया है 2-4 दिन बाद वापस आ गया तो वो कहते हैं अपना है, छोड़ देते हैं। सारे मसाइल की जड़ वही होता है। और वो कबूतर बाहर से कोई मतलब वायरस या बैक्टीरिया या कोई जर्म कैरी करके ले आता है। काट रहा हूँ खान साहब, एक दफ़ा ना उस्ताद ताहिर मोहम्मद भट्टी, उनके ना कसूर वाला उनका एक डेरा था बाहर अपना रकबे में छाती, तो चोई साहब भी वहाँ, मैं भी उस महफिल में बैठा हुआ था। तो उनका मावट ना छेड़ कर रहा है अपना, तो चोई साहब उसको कह रहे हैं क्या कबूतर उड़ाए हुए हैं? कहना नहीं, 12 कबूतर पे आना है। तो चोई साहब के पता है क्या अल्फाज थे? अस्सलाम वालेकुम। चोई साहब के पता है क्या अल्फाज थे? आखिर लगे, ए जनाब जनरल साहब, ये मिसाइल आंदा जे पिया, उन्होंने लफज सन तुसी मिसाइल सुटन लगे हो आपने खुडे जी, मतलब की कागजी। तो मैं लाला जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ के शोबा से है और मेरा हेल्थ के वाले से रिसर्च और टीचिंग दोनों चीज़ें हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पहले दिन क्लास में एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो कबूतरबाजों के लिए भी सुना देता हूँ। इंसानों की हेल्थ के वाले से है लेकिन कबूतरबाजों के लिए भी शायद वो, क्योंकि मेरे ज़्यादा स्टूडेंट डॉक्टर्स होते हैं या हेल्थ के शोबा से मुंसलिक होते हैं। तो वो स्टोरी इस तरह से है कि एक बंदा एक नहर के किनारे बैठा होता है, तो उस नहर में एक बंदा डूब रहा होता है, वो उसे बाहर निकाल लेता है कोशिश करके, उसको सांस उसको बहाल करता है, थोड़ी देर में वो बंदा थोड़ा बहाल होता है। उसी असना में एक और बंदा नहर में डूबता हुआ पीछे से आ रहा होता है, वो उस बंदे को भी निकाल लेता है और उसकी मदद करता है, उसको रेसिस्टेट करता है।
थोड़ी देर बाद एक और बंदा आ जाता है, वो उसको निकालता है, तो वो बंदा तो खुद थक जाता है, वो कहता है यार एक को निकालता हूँ, दूसरा आ जाता है, तो वो कहता है मैं ये तो देखूं कि यार ये बंदों को पानी में फेंक कौन रहा है या क्या वजह है कि ये पानी में गिर रहे हैं, उस चीज़ को मैं जाके रोकूं। ठीक है, तो चाहे इंसानों की सेहत के हवाले से आप काम कर रहे हैं या आपने कोई परिंदे या जानवर रखे हैं, एक डॉक्टर ओपीडी में, बच्चों की ओपीडी है, पीड्स की, सर्दियों में नाइट शिफ्ट है, उसकी लाइन लगी हुई है, सुबह उसकी शिफ्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा, लाइन ख़त्म नहीं होगी, उसका दूसरा साथी आएगा, वो शिफ्ट संभालेगा, वो लाइन उसके हवाले करके जाएगा, अगले दिन फिर लाइन लगी, वो लाइन नहीं टूटेगी जब तक आप इस चीज़ पे काम ना करें कि लोग बीमार ही ना हों। इसी तरह आप कहें कि आपके परिंदे बीमार होंगे तो आप फ़लाँ दवाई देंगे या ये चीज़, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और सबसे बड़ा जो कबूतरबाजी में आने वाले दिनों में मसला अभी भी है और आने वाले दिनों में मज़ीद होगा, लोगों में भी परिंदों में भी, वो है जो उसको हम साइंसी इस्तिलाह में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। उसमें ये होता है, हाँ इसको आसान अल्फाज में ये बताता हूँ कि एंटीबायोटिक का, एंटी फंगल मेडिसिन का, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आपके इंसानों के लिए, जानवरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। उससे ये होता है कि गैर ज़रूरी तौर पे जब एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी बॉडी में किसी ख़ास बैक्टीरिया के वाले से वो एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, मतलब क़ुव्वत मुदाफ़त उन जरासीम में आ जाती है। अक्सर मैंने दोस्तों को सुना, वो कहते हैं यार फ़लाँ दवाई थी अब 2 नंबर आ रही है, पहले बड़ा काम करती थी अब नहीं करती, पहले बहुत काम कर रही थी अब काम नहीं कर रही। वजह क्या है, वो काम वही है, मेडिसिन 2 नंबर नहीं है, अब जरासीम में उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त आ गई है। इंसानों में 2050 तक ये हमारा अंदाज़ा है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा क्राइसिस होगा वो ये होगा कि एंटीबायोटिक काम करना छोड़ देंगी। उसकी वजह यह है कि इंसानों में गैर ज़रूरी इर्रेशनल किस्म का जो यूज़ होता है एंटीबायोटिक का लोग करते हैं, जो ट्रेन डॉक्टर नहीं है, जाली किस्म के डॉक्टर हैं या नालायक किस्म के मैं कहूँगा जो डॉक्टर हैं, जो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक लोगों को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ जी, स्टीरॉयड फिर उससे ज़्यादा इतना ख़तरनाक नहीं जितना एंटीबायोटिक आपके लिए मसाइल पैदा करेगी। बहुत सारे मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखे हैं उस्ताद 10 किस्म की गोलियां मिला के वो कह रहे हैं जी बना लें, एक गोली देंगे ठीक हो जाएगा। अल्लाह के बंदे जब एक गोली देते हैं वो बैक्टीरिया हाफ डेड हो जाएगा, कबूतर दूसरे दिन लगेगा। इतनी आपने 5th जनरेशन 4th जनरेशन एंटीबायोटिक दे दी है, एक दिन देंगे कबूतर अगले दिन एक्टिव लगेगा, बस ठीक हो गया है। वो जो हाफ डेड बैक्टीरिया या वायरस होगा वो दोबारा जब उसको फिर दोबारा से उभरेगा तो उस पर दोबारा वो मेडिसिन ही असर नहीं करेगी, कुव्वत के साथ उभरेगा। और वो मैं ये इस तरह गैर ज़रूरी इस्तेमाल एंटीबायोटिक का नहीं करता, लेकिन एक और बंदा करता है और उसके कबूतरों के अंदर वो बैक्टीरिया है जो रेजिस्टेंट हो गया है या वो वायरस है जो रेजिस्टेंट हो गया है। तो वो बैक्टीरिया अगर मेरे कबूतरों में आएगा ना, मैंने बेशक एंटीबायोटिक कभी इनको दी भी नहीं है, लेकिन इन पे भी फिर एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। ये इतना ख़तरनाक मसला है। और इंसानों में भी सबसे बड़ा मसला यही है कि वो बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट होगी किसी और इंसान से मुझे लगेगा, मैंने दवाई ज़िंदगी में कभी नहीं खाई लेकिन मुझ पे दवाई असर नहीं करेगी। अगले 25 साल में ये एक्सपेक्टेड है कि नज़ला ज़ुकाम से लोग मरेंगे और हर सेकंड में हज़ारों लोग सिर्फ इस वजह से दुनिया में मरेंगे कि उन पे एंटीबायोटिक असर करना छोड़ देगी इस चीज़ की वजह से। तो खुदा रहा ये जो कबूतरबाज मेरे भाई, वो अपनी मतलब उनकी नीयत अच्छी होती है, वो कहते हैं कि यार हमने ये तरीका किया, शायद ये कबूतरों के लिए बेहतर है, इससे दोस्तों के कबूतर बचेंगे, तो वो शेयर करते हैं उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि यार दूसरों का भला हो। लेकिन अनजाने में वो दूसरों का भला नहीं कर रहे, वो उनको वो तालीम दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में बहुत मसाइल बनेगी। और कुछ टाइम पे आप देखिएगा कबूतरों पे कोई मेडिसिन बीमारी में असर ही नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ मैं कबूतरबाजों की तवज्जो दिलाना चाहता था। थोड़ा सा हाँ जी करता हूँ इसको। और मैं अब देखिए, कुदरत ने जो भी जानवर पैदा किए ना लाला साहब, उनके अंदर कुदरती जो प्रोबायोटिक ना बॉडी के साथ पैदा होते हैं। थोड़ा सा ना मुश्किल, प्रोबायोटिक मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ ना, मैं हमारी सिटिंग जो है ना मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी जी। प्रोबायोटिक मीनिंग से वो जरासीम इंसान के साथ बॉडी के अंदर पैदा होते हैं जो इंसान की बॉडी को सिक्योर करते हैं, जो उसके सेल्फ डिफेंस को मजबूत करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, पूरे निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। बेशक। जैसे अखलाक भाई ने बात की एंटीबायोटिक की, ठीक है, वो एंटीबायोटिक के मैंने क्या होते हैं? एंटी का मतलब होता है दुश्मन, बायोटिक का मतलब होता है जरासीम।
जरासीम। दुश्मन जरासीम जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो जब बॉडी में जाते हैं ना, उनको किल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हम मेडिसिन खाते हैं जो उन जरासीम को मारती है। अफसोस की बात यह है इसमें, कुछ जो मेडिसिन उन जरासीम को मारती है ना, वो हमारी बॉडी के जो प्रोबायोटिक है उनको भी मारती है, जो आपकी सेल्फ डिफेंस को मतलब जो सिपाही आपके डिफेंस कर रहे होते जी हैं, वो भी मरते हैं उनको साथ भी में। गजगन पहुंचाती है। मजबूरी ऐसी कोई दवाई बनी नहीं, वो सेल्फ डिफेंस को भी मारती है। एक्स्ट्रा दवाइयां खाने से, खासकर स्टीरॉइड, वो प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दोबारा उसमें बड़ी बात यह है कि दोबारा पैदा कैसे किए जाए। दही का पनीर जो है ना, उसके अंदर इतने प्रोबायोटिक होते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। क्या खान साहब एक दफा फिर जरा- दही का पनीर, दही का पनीर, और वो पनीर जितना पुराना होता जाएगा ना, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, उसके अंदर प्रोबायोटिक की मकदार उतनी ही बढ़ती जाएगी। हाउ टू प्रिजर्व दैट पनीर, हम उसको जिस तरह आप वो कह रहे हैं। प्रिजर्व करना उसको बड़ा मुश्किल है। वो आपको बाजार से बना बनाया मिल जाएगा, वो बहुत बेटर होता है। अच्छा। गाय का, भैंस का नहीं, गाय के दूध का, भैंस के दूध का नहीं। अब अगर आप बहाले मजबूरी आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ रही है परिंदों में या खुद में, तो उसके बाद आप पनीर का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि जो उस मेडिसिन से प्रोबायोटिक में मकदार में कमी आई है ना, वो बराबर हो सके। तो ये किस तरह, मतलब एक कबूतरों की खुराक में दें पनीर? नहीं पनीर डायरेक्ट दे दें, जैसे बादाम की गोली देते हैं, अच्छा वो हार्ड होता है, अच्छा। मतलब बादाम की गोली तरह बन जाएगा वो आपको बाजार से बना बनाया मिल जाएगा। जब भी कबूतरों को दवाई दें, 2-3 दिन लगातार कबूतरों को, अगर तो सबको दे रहे हैं तो फिर तो देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 1-2 कबूतर बीमार होते हैं तो उनको आसानी से अपना हाथ से दे सकता है। ये बड़ी जरूरी चीज है। आप अगर प्रोबायोटिक डाउन कर देंगे ना, कोई हल्की सी बीमारी भी उसको लग जाएगी, वो ठीक ही नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस काम ही नहीं कर रही। मेरे हाथ है ना, आप मुझे कुछ चीज मारते हो, मैं हाथ से रोकूंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे हाथ नहीं तो मैं कैसे रोकूंगा। ये रोकने वाली चीज है प्रोबायोटिक। ये बॉडी को सपोर्टेड होती है, बॉडी को इसका बहुत फायदा मिलता है। तो कम से कम कोशिश करें, कम से कम कोशिश करें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। ठीक है खान साहब, इंशाल्लाह ना। जी। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ा लंबा आज सब्जेक्ट मेरी है। इतनी जबरदस्त रहनुमाई हुई है हाँ, कि इंशाल्लाह थोड़ी सी सेड़ी ये नाश्ता आप कर लें, जी जी। तो आपके पास अगर टाइम हुआ नहीं अभी मुझे निकलना है, मेरे वो दोस्त आके ठीक बैठे है, हुए हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह ये कभी फिर प्रोग्राम रखेंगे, ये तो बहुत लंबा प्रोग्राम है। खान साहब के मैं एक दफ़ा फिर हम उन्हें दिल की अथाह गहराई हूँ। ये मेरा घर भी है खान साहब, जी जी, आप थैंक ये यू, समझें कि मेरा ये घर है। बड़ी मेहरबानी तो साहब, आप यहाँ thank you। बैठे हुए थे, तो दोस्तों आप दोस्तों की बड़ी रहनुमाई हुई। मैं इंशाल्लाह इस वादे के साथ खान साहब से माइक लूँगा कि मेरा खान साहब आप लाहौर मैंने हर माह जाया करना है। जी जी, इंशाल्लाह मुलाकात तो होगी। आपने थोड़ा सा टाइम देना है। जी जी, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। अपनी सिटिंग्स को कोई यादगार बनाना चाहते हैं। मतलब इसी मौजू को हम 1 घंटे 2 घंटे तक बात कर सकते मतलब जिस तरह हैं। बातों बातों से बातें निकलती हैं, ये तो बहुत वसी है। वसी है जी बिल्कुल। जी, इसमें कोई शक ही नहीं। तो ये कोई दोस्तों ने ज्वाइन किया है, इनका जरा थोड़ा सा ये ये हंसमुख चेहरा, उस्ताद अब्दुल रहीम है, मेरे शागिर्द हैं। इनको उस्ताद मैंने- अब्दुल रहीम, जी, यहाँ से इनको- चले इस्लामाबाद जी से? जी, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। इनको उस्ताद, का पड़ोसी हूँ मैं। हाँ, ये थोड़ा सा तारफ दे देना आप। जी, मैं अब्दुल रहीम चौधरी, अच्छा, उस्ताद जी, अब्दुल रहीम चौधरी। उस्ताद अब्दुल रहीम चौधरी उस्ताद जी का शागिर्द हूँ, खान साहब के। खान साहब का शागिर्द हूँ। तकरीबन 6-7 साल से मैं इनके साथ अटैच हूँ। अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं मेरे साथ, बड़ा प्यार मोहब्बत है इनका। हर साल आते हैं यहाँ पे हमारे पास, टाइम गुजारते हैं। तो इखलाक भाई के साथ भी बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। तो हम इधर ही रहते हैं, सर्विस रोड पे। चलें ठीक। तो दोस्तों आपने खान साहब की बातें सुनी, मलिक इखलाक साहब की बातें आपने सुनी। मैं इंशाल्लाह अब मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। खान साहब का मैं एक दफ़ा फिर अब मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज थोड़े से टाइम में दोस्तों मैं समझता हूँ बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। इंशाल्लाह खान साहब फिर बैठेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं लाहौर इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह। अब मैंने कुछ थोड़ा सा आपकी रहनुमाई में मेरा भी दिल कर रहा है कि हम तामीर की तरफ आएँ। हम मैगज़ीनों वाले, जराइद वाले, रसायल वाले, अपने नामों के साथ सहाफ़त का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले,
अब हमें थोड़ा सा माहौल भी इस तरह का बन गया है कि तामीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इंशाल्लाह है। हम उसमें तामीर मुझे बात आपकी करेंगे। मावनत की ज़रूरत होगी, जी, इंशाल्लाह। आपकी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। लाला जी इंशाल्लाह आपके पास लाहौर में हाज़िर होंगे, अपनी दुआओं में याद रखिए। ठीक लोग, ओके। ठीक लोग, ठीक लोग।